नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनएस एजुकेशन पर। 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो रिवीजन सीरीज है वह हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है। तो यह जो वीडियो है यह उसका पार्ट 5 है। तो इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखना और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। सेशन शुरू करने से पहले कल जो हमारे द्वारा कल का जो वीडियो यानी कि जो पार्ट 4 था उसमें हमारे द्वारा एक राज्य के जो राज्यपाल थे उनका नाम गलत बता दिया गया था। बिहार के राज्यपाल का जो नाम था वह फागू चौहान था और हमारे द्वारा जो है जगदीप धनखड़ बता दिया गया था। जगदीप धनखड़ जो थे वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। तो आप यह याद रख सकते हैं या अगर आपने नोट्स बनाए हो तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आनंद मॉडल गुजरात पर आधारित सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 1970। 1970 में मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम जो कि गुजरात के आनंद मॉडल पर आधारित था उसकी शुरुआत की गई थी। साथ ही 1975 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए से प्राप्त वित्तीय सहायता के माध्यम से मध्य प्रदेश स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया था। तो मध्य प्रदेश स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन 1975 में किया गया था और किसकी सहायता से किया गया था। तो आईडीए यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी की सहायता से किया गया था। प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड का जो पार्ट 2 था वह 1980 से 81 में शुरू किया गया था। यह जो कार्यक्रम था प्रारंभ हुआ था जिसके अंतर्गत 4 दुग्ध संघों की स्थापना की गई थी और किन किन जगहों पर की गई थी। तो ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर एवं सागर। रायपुर जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, तत्कालीन समय में यह भी मध्य प्रदेश में ही था क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है वह सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो यहाँ पर जो इनकी स्थापना की गई थी वह तो 1980-81 में ही कर ली गई थी। तो यहाँ पर जो है आप कंफ्यूजन मत होइएगा। साथ ही बात करें कि 6 अक्टूबर 2016 को सागर क्षेत्र जो कि बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है सरकारी दुग्ध संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो सरकारी दुग्ध संयंत्र की स्थापना सागर में की गई थी जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पूर्व स्थापित मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ को वर्तमान में एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड में परिवर्तित कर दिया गया है। तो उसको जो है अब एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जो कि आप याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हमारे पास आपके लिए कुछ बुक्स उपलब्ध है जिसमें कि हाल ही में लॉन्च की गई मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसमें कि आपको 2500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी है। साथ ही मध्य प्रदेश का करंट आउटलुक जो कि अगस्त का है वह भी जारी हो चुका है, तो इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही जो जनवरी से जून तक का जो करंट अफेयर्स है वह भी उपलब्ध है। ये मंथली भी है और पिछले जो 6 महीने हैं उनका भी हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही कुछ और बुक्स है जिसमें कि एमपी जीके के रामबाण नोट्स है, एनसीईआरटी सार है और क्लास 8th 9th 10th के लिए जो विज्ञान है या एनसीईआरटी की जो समरी है वह भी हमारे पास उपलब्ध है। तो अगर आप कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर जाकर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा मध्य प्रदेश में प्रथम आकाशवाणी केंद्र कब स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 1955 में मध्य प्रदेश में प्रथम आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया था। अगर आपसे जो तारीख या डेट पूछी जाए तो वह थी 22 मई 1955 को मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया था। और किस जगह किया गया था तो ये इंदौर में किया गया था। वहीं बात करें कि इसके पश्चात या दूसरा आकाशवाणी केंद्र तो वह भोपाल में 1956 में स्थापित किया गया था और तीसरा आकाशवाणी केंद्र 1964 में ग्वालियर में स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार हो गई कि जो पहला था वह इंदौर में 1955 में, दूसरा भोपाल में 1956 में और तीसरा ग्वालियर में 1964 में स्थापित किया गया था। बात करें कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में आकाशवाणी के केंद्रों की संख्या कितनी है या कितने केंद्र वर्तमान में संचालित किए जा रहे हैं, तो उनकी संख्या जो है वह 26 यानी कि 26 है। इसके अलावा कुछ और आकाशवाणी केंद्र है उनके स्थापना वर्ष देख लेते हैं। तो जो जबलपुर आकाशवाणी केंद्र है इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और छतरपुर आकाशवाणी केंद्र है इसकी भी स्थापना 1964 यानी कि 1964 में हुई थी। रीवा आकाशवाणी केंद्र इसकी भी स्थापना 1977 में
हुई थी। और सागर आकाशवाणी केंद्र, इसकी स्थापना 1995 यानी कि 1995 में हुई थी। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी। अगर यहाँ पर आप अगर ये डेट है यह याद नहीं रखे तो भी चलेगा, जो सन है वह इम्पोर्टेंट बनता है। साथ ही एक और फैक्टर है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में मीडियम एवं शॉर्ट वेव, जिसको कि हिंदी में तरंग बोला जाता है, मध्यम यानी कि मीडियम यानी कि मध्यम और शॉर्ट यानी कि लघु पर आधारित एकमात्र प्रसारण केंद्र जो है भोपाल आकाशवाणी केंद्र है। तो मध्यम एवं लघु तरंग पर आधारित एकमात्र प्रसारण केंद्र मध्य प्रदेश का, तो वह कहाँ पर स्थित है, तो वह भोपाल में स्थित है। जबकि अन्य आकाशवाणी केंद्र जितने भी हो मीडियम वेव पर ही आधारित है, यानी कि मध्यम जो तरंग होती है उस पर ही आधारित है। तो यह जो फैक्ट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, टिश्यू पेपर का कारखाना स्थित है। तो चार ऑप्शन है आपको सामने, आपको बताना है कि जो टिश्यू पेपर है उसका कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है अंबेडकर नगर में टिश्यू पेपर का कारखाना जो है वह स्थित है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। तो टिश्यू पेपर का कारखाना डॉक्टर अंबेडकर नगर, जिसे कि पहले महू के नाम से जाना जाता था, वहां पर स्थित है। और महू जो है इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। चलिए यहाँ पर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनको भारत रत्न मिला है या नहीं मिला है। अगर मिला है तो वह किस वर्ष में मिला है। साथ ही कागज के उत्पादन से जुड़े कुछ उद्योग या कुछ मिले हैं, उनसे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो कागज उत्पादन के लिए राज्य में सर्वप्रथम वर्ष 1956 में नेपानगर, जो कि बुरहानपुर में है, वहां पर नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल की स्थापना की गई थी। तो 1956 में नेपानगर में न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल की स्थापना की गई थी। निजी क्षेत्र की कंपनी बिरला द्वारा अमला, यानी कि जो कि अनूपपुर में स्थित है, वहां पर ओरिएंट पेपर मिल की स्थापना की गई थी। तो ओरिएंट पेपर मिल की स्थापना किस समूह या किस निजी कंपनी के द्वारा की गई थी, तो वह है बिरला। और जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो यह अमलाई में, जो कि अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। वहीं वर्ष 1968 में होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना हुई थी। तो सिक्योरिटी पेपर मिल 1968 होशंगाबाद में, जहां पर स्टाम्प पेपर तथा नोट बनाने वाले कागज का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ यानी कि होशंगाबाद में ही 2015 में सिक्योरिटी प्रिंटिंग नोट प्रेस की भी स्थापना की गई थी। तो सिक्योरिटी पेपर मिल भी कहाँ पर है, तो होशंगाबाद में है। और सिक्योरिटी प्रिंटिंग नोट प्रेस भी कहाँ पर है, तो यह भी होशंगाबाद में है। लेकिन जो सिक्योरिटी पेपर मिल है उसकी स्थापना 1968 में हुई थी, और सिक्योरिटी प्रिंटिंग नोट प्रेस की स्थापना 2015 में हुई थी। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत होइएगा। साथ ही बात करें कि वर्तमान में जो कागज निर्माण के कारखाने हैं उनकी संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, तो उनकी संख्या 9 है। बैंक नोट प्रेस की स्थापना जो कि देवास में है, उसकी स्थापना 1974 में हुई थी। यहाँ पर 5, 10, 20, 50, 100 तथा 500 रुपए के नोट छापे जाते हैं। तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कुछ जो है नोट दे दिए जाते हैं कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जो नोट है वह देवास में जो स्थित नोट प्रेस है वहां पर नहीं छापा जाता है। तो उसका जो सही जवाब है वह आपको बताना पड़ता है। यहाँ पर जो यह दिए गए हैं यह नोट यहाँ पर छापे जाते हैं। वहीं यहाँ पर बात करते हैं कि जो कागज है वह काई से बनता है, तो वह लकड़ी से बनता है। और लकड़ी कहाँ से मिलती है हमें, तो लकड़ी वन से मिलती है। तो वनों के मामले में जो मध्य प्रदेश है उसका स्थान देश में कौन सा है, तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है देश में प्रथम स्थान पर है। पहला स्थान है मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। और जो वनों का जो क्षेत्रफल है वह मध्य प्रदेश में कितना है, तो वह है 77,414 वर्ग किलोमीटर। तो यह भी आप याद रख सकते हैं। यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किस वर्ष से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा आरंभ की गई थी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 2008 से। 2008 से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई थी। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में 2008 से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई थी। विहार वीथिका और प्रकृति व्याख्या केंद्र की भी स्थापना की गई है। तो अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाए कि विहार वीथिका और प्रकृति व्याख्या केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो यह भी जो राष्ट्रीय वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल में है वहां पर स्थित है। देख लेते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी कुछ जानकारी। तो इसकी स्थापना 1979 में भोपाल में की गई थी। इसका जो
कुल क्षेत्रफल है वह है 4.45 वर्ग किलोमीटर। इसे 26 जनवरी 1983 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर वन विहार नाम दिया गया था। तो इसकी स्थापना 1979 में हुई थी और इसको जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, तो 1983 में दिया गया था। यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी। साथ ही वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान है। तो यह भी इम्पोर्टेंट बनता है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो उसका भी जवाब आएगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। तथा ISO प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर भी स्थापित है, जिसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से के माध्यम से चिड़ियाघर की मान्यता प्राप्त है। तो केंद्रीय चिड़ियाघर जो प्राधिकरण है उसके माध्यम से यहाँ का जो चिड़ियाघर है उसको मान्यता प्राप्त है। साथ ही वन विहार में मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्व सुविधा संपन्न रेस्क्यू सेंटर भी स्थापित किया गया है। तो सर्व सुविधा युक्त जो रेस्क्यू सेंटर है वह भी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल जिले में स्थित है वहीं पर है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों को संरक्षण व चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो यह जो राष्ट्रीय वन विहार राष्ट्रीय उद्यान था उससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जिसे कि आप याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 1962 में मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना वर्ष 1950 के परिवहन अधिनियम के अंतर्गत 1 जून 1962 को की गई थी। 31 दिसंबर 2002 को सरकार की अधिसूचना द्वारा इसे विघटित भी कर दिया गया था। तो जो इसकी जो मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम था इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। जो मध्य प्रदेश का जो परिवहन अधिनियम है 1950 का उसके अंतर्गत, और इसको विघटित यानी कि समाप्त कब कर दिया गया था, तो 31 दिसंबर 2002 को इसको समाप्त भी कर दिया गया था। इसलिए जो मध्य प्रदेश परिवहन निगम की जो बसें हैं वह हमें मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलती है। साथ ही बात करें कि मध्य प्रदेश में जो सड़क घनत्व है वह 31 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर है। तो जो सड़क घनत्व मध्य प्रदेश में है 100 वर्ग प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर कितना है, तो 31 किलोमीटर है। जबकि राष्ट्रीय यानी कि भारत की बात करें तो वहां का जो है 100 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 83 किलोमीटर है। तो यह जो आंकड़ा है हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। वहीं बात करें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वह जिला सतना है, और सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वह श्योपुर है। तो यह दो जिले हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। मध्य प्रदेश में सड़कों की लंबाई प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 82 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत होइएगा, अगर घनत्व की बात आई तो 31 आएगा, और अगर सड़कों की लंबाई आई प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर तो वह 52 आएगा। साथ ही मध्य प्रदेश से 22 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं जिनकी लंबाई 8010 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई जो है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान, और तीसरे नंबर पर जो है मध्य प्रदेश आता है। चौथे पे महाराष्ट्र और पांचवे पे कर्नाटक है। तो यह क्वेश्चन भी यहाँ पर बनता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो वह तीसरा स्थान है। और लंबाई का जो घनत्व कितना हो गया, तो 31 हो गया, और जो लंबाई हो गई वह कितनी हो गई, तो 52 किलोमीटर हो गई। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी। यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्ति बोध सृजन पीठ किस मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में स्थित है? जो गजानन माधव मुक्ति बोध सृजन पीठ है वो मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में जो है यह गजानन माधव मुक्ति बोध जो सृजन पीठ है वह स्थित है। जो सृजन पीठ है उससे बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ और विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर की सृजन पीठ है वह स्थापित हुई है, तो उनसे जुड़ी भी जानकारी देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र सृजन पीठ यह कहाँ पर है, तो विक्रम विश्वविद्यालय जो कि उज्जैन में स्थित है वहां पर है। निराला सृजन पीठ की बात करें तो यह बकरतुला विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में स्थित है वहां पर निराला सृजन पीठ स्थित है। दुर्गावती सृजन पीठ तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, यहाँ पर भी दुर्गावती यहाँ पर भी दुर्गावती। तो यहाँ पर जो है आप कंफ्यूजन जो आपको कंफ्यूजन है वह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों नाम है वह सेम ही है। वही राजशेखर जो सृजन पीठ है वह जबलपुर में है।
और सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ की बात करें तो यह भी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो कि जबलपुर है वहां पर स्थित है। साथ ही कुछ प्रस्तावित सृजन पीठ भी है, वह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनती है। तो आदि आदि शंकराचार्य पीठ ओंकारेश्वर में है, जो कि ओंकारेश्वर जो कि खंडवा के अंतर्गत आता है। तो आदि शंकराचार्य पीठ कहाँ पर प्रस्तावित है, तो ये ओंकारेश्वर में प्रस्तावित है। वहीं परशुराम पीठ की बात कर रहे हैं तो ये जानापाव महू में है। और जो परशुराम जी का जन्म हुआ था वह ऐसा माना जाता है कि जो जानापाव की पहाड़ियां है वहीं पर हुआ था। वहीं महादेवी वर्मा पीठ जो है वह अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में स्थित है वहां पर प्रस्तावित है। गांधी शोध पीठ जो है वह देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय जो कि इंदौर में स्थित है वहां पर प्रस्तावित है। तो यह कुछ मुख्य सृजन पीठ थी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनती है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र स्तर पर भारत के महान्यायवादी के समान राज्य स्तर पर महाअधिवक्ता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था। तो जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होता है या अटॉर्नी जनरल होता है, उसी प्रकार राज्य में जो है महाअधिवक्ता होता है। तो उसका जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो जो महाधिवक्ता होते हैं राज्य के, उनका जो उल्लेख है अनुच्छेद 165 में किया गया है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। तो केंद्रीय स्तर पर भारत के महान्यायवादी के समान राज्य स्तर पर महाधिवक्ता का प्रावधान अनुच्छेद 165 में किया गया है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी महाधिवक्ता होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 177 या 177 के अनुसार महाधिवक्ता विधानसभा का सदस्य नहीं होता, किंतु विधानसभा की बैठक में भाग ले सकता है और विचार विमर्श कर सकता है। तो जो राज्य में महाधिवक्ता होते हैं वह राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष नहीं होता, लेकिन विधानसभा की अगर बैठक है तो वहां पर जाकर वह उसमें भाग ले सकता है और विचार विमर्श कर सकता है। साथ ही अगर क्वेश्चन आता है कि उसको वोट देने का अधिकार है या नहीं विधानसभा में, तो उसका जो जवाब आएगा वह आएगा नहीं, क्योंकि वह जो है विधानसभा का सदस्य नहीं है। तो अगर जो कोई सदस्य नहीं होता तो उसको वोट देने का भी अधिकार कहाँ से होगा। वहीं महाधिवक्ता जो होता है राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपने पद पर रहता है। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, वह कभी भी राज्यपाल को त्याग पत्र देकर अपना जो पद है वह छोड़ सकता है। तो इनका जो कार्यकाल है वह निश्चित नहीं होता। वहीं मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता की बात करें तो उनका नाम श्री एम अधिकारी था और वर्तमान महाधिवक्ता है पुरुषेंद्र कौरव जो कि वर्तमान में और मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता है। यहाँ पर पुष्पेंद्र कौरव नहीं, पुरुषेंद्र कौरव। तो यह आप याद रखना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में जो है भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है, जो कि भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। और वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल की बात करें तो उनका नाम के वेणुगोपाल है। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनती है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गेहूं और मक्का के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय गेहूं मक्का शोध केंद्र की प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया। तो जो अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का शोध केंद्र है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है जबलपुर में। जबलपुर में जो अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का शोध केंद्र है उसकी स्थापना की गई है। वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक जगह है खमरिया, वहां पर गेहूं और मक्का के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का शोध केंद्र की स्थापना की गई है। चूंकि यह अंतर्राष्ट्रीय है इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। और किस वर्ष में की गई थी, तो 2011 में की गई थी। वहीं राज्य की बात करें कि राज्य का जो गेहूं अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ पर है, तो होशंगाबाद में भी कहाँ पर, तो होशंगाबाद में एक जगह है पावरखेड़ा, वहां पर जो है यह स्थित है। वहीं सीहोर जिले में एशिया के सबसे बड़े दलहन फसल शोध तकनीकी प्रसार केंद्र तथा सूखे क्षेत्रों में कृषि संबंधी शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है। तो जो है एशिया का सबसे बड़ा दलहन फसल शोध केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है, तो वह सीहोर में स्थित है। तो यह भी जो फैक्ट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। मध्य प्रदेश के सीहोर में अरहर अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। तो यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। दलहन फसल शोध केंद्र भी सीहोर में है और अरहर जिसको कि तुअर बोला जाता है उसका भी जो शोध केंद्र है वह सीहोर में ही स्थित है। अनुसंधान केंद्र सीहोर में स्थित है।
देश का जो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है तो वह इंदौर में है। और अगर पूछा जाए कि राज्य का यानी कि मध्य प्रदेश का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है तो वह उज्जैन में स्थित है। यहाँ पर कंफ्यूजन मत होइएगा। अगर पूछा जाए कि भारत का जो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र तो इंदौर लगा के आना। और अगर पूछा जाए कि राज्य का जो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है तो उसका उज्जैन लगाकर आना। वही मध्य प्रदेश में जो गन्ना अनुसंधान केंद्र है वह नरसिंहपुर में एक जगह है भोवानी, वहां पर स्थित है। आप तो जो यह जिला जिला है या जो जिला है वही याद रखिए कि जो नरसिंहपुर है वहां पर गन्ना अनुसंधान केंद्र है। और जो गन्ने के बीज होते हैं उनको केरियोप्टस कहा जाता है। तो यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की प्रथम ई लाइब्रेरी नेत्रहीन छात्रों के लिए किस जिले में स्थापित की गई है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है जबलपुर में। जबलपुर में जो है प्रदेश की प्रथम ई लाइब्रेरी नेत्रहीन छात्रों के लिए स्थापित की गई है। यह जो लाइब्रेरी है 2000 जिले में जबलपुर में स्थापित की गई थी, जो कि ये लाइब्रेरी थी नेत्रहीन छात्रों के लिए, जिसे सुगम पुस्तकालय नाम दिया गया था। तो सुगम पुस्तकालय जो कि ई लाइब्रेरी थी जिसकी स्थापना 2018 में जबलपुर में की गई थी। और किन छात्रों के लिए की गई थी तो नेत्रहीन जो छात्र देख नहीं सकते उनके लिए इसकी स्थापना की गई थी। वहीं प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश की प्रथम स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी भोपाल जिले में प्रस्तावित है। यानी कि अभी जो है यह प्रस्तावित है, तो कहाँ पर प्रस्तावित है तो भोपाल जिले में। और कौन सी लाइब्रेरी तो स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी। वहीं वर्ष 2017 में भोपाल निवासी मुस्कान हरिहरवार ने बिना किसी आर्थिक सहायता के अपने घर में पुस्तकालय की शुरुआत की थी। तो यह जो नाम है हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है, मुस्कान अहिहरवार, जो जिन्होंने है बिना किसी आर्थिक सहायता से पुस्तकालय की स्थापना अपने यहाँ की थी। और कहाँ के निवासी थे ये है, मतलब कहाँ के निवासी है तो ये भोपाल के हैं, जिसके लिए उन्हें नीति आयोग द्वारा थॉट लीडर अवार्ड से भी पुरस्कृत किया गया है। तो जो लाइब्रेरी है वह खोलने के लिए इनको जो नीति आयोग है उसके द्वारा थॉट लीडर अवार्ड से पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। और इनका संबंध वह मध्य प्रदेश के किस जिले से है तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से इनका संबंध है। तो यह कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। वहीं वर्ष 2018 में लीलाओं का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लीला गुरुकुल संस्थान जो कि चित्रकूट में है स्थापित किया गया। जो लीलाओं का प्रशिक्षण देने के लिए जैसा कि बता दिया गया लीला गुरुकुल संस्थान चित्रकूट में स्थापित किया गया है। तो यह क्वेश्चन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि जो लीला गुरुकुल संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है तो चित्रकूट में स्थित है। और इसको कब स्थापित किया गया था तो 2018 में इसको स्थापित किया गया था। वही जो है एक अभियान था गिफ्ट ए बुक, यानी कि किसी को भी एक बुक गिफ्ट करो। इसका यह जो अभियान है वह 15 जून 2018 को मुख्यमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। यह शिक्षा विभाग की पहल थी। इसका उद्देश्य समाज के सहयोग से विद्यालय में पुस्तकालय को समृद्ध बनाना। साथ ही यह जो अभियान था इसके तहत जो बुद्धिमान छात्र थे जिनके पास की बुक परचेस करने की जो है शक्ति या वित्तीय शक्ति थी वह उनके पास नहीं थी, तो उनको जो है इस प्रकार अगर जो बुक है हमारे द्वारा पढ़ ली गई है या हमारे उपयोग की नहीं है तो उस बुक को जो जरूरतमंद छात्र है उसको गिफ्ट कर दो। इसलिए जो यह अभियान था इसका नाम गिफ्ट ये बुक अभियान रखा गया। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी, आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी होगी। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।